हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सोसाइटी की पिछली दो क्लासेस में हम बात कर रहे थे सोसाइटी की एक बहुत ही बेसिक यूनिट और बेसिक फीचर के बारे में, फैमिली। और हमने पिछले दो लेक्चर्स में फैमिली के कई सारे डायमेंशंस देखने की कोशिश की और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हमने फैमिली को समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमने जाना कि फैमिली क्या होता है, हम फैमिली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये जानने की कोशिश की कि फैमिली क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, वो क्यों ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए, और फिर वो सोसाइटी के लिए। क्या एज एन इंडिविजुअल हमें वो कुछ कंट्रीब्यूट करती है और क्या सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो हमने फैमिली के इंडिविजुअल और सोसाइटल फंक्शंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या फैमिली के कुछ अलग अलग फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स क्या हम किसी बेसिस पे फैमिली को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या हम फैमिली का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमने फैमिली के कई सारे क्लासिफिकेशन किए और फिर अलग अलग बेसिस पे हमने उनको समझने की कोशिश की। फिर हमने ये भी जाना कि फैमिली के क्या कुछ डिसफंक्शंस भी होते हैं। क्या फैमिली एज एन इंडिविजुअल हमें लिमिट करने की कोशिश करती है, क्या सोसाइटी को वो किसी तरीके से लिमिट करने की कोशिश करती है। तो हमने देखा कि कैसे फैमिली जो है लोगों के नेचुरल टैलेंट को कभी कभी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है और उनको एक्सपोजर नहीं दिला पाती है। तो हमने फैमिली के कुछ डिसफंक्शंस के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने देखा कि फैमिली के जो ये फंक्शंस और स्ट्रक्चर हैं, टाइम के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस कैसे हुए हैं। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने इन डायमेंशंस पे बात की। आज हम फिर से फैमिली के एक और डायमेंशंस पे बात करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिन फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की कि वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। जो फैमिली के प्राइमरी फंक्शन हैं जैसे कि इमोशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लेसमेंट और फिजिकल सिक्योरिटी, क्या इन फंक्शंस में जो चेंजेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़े वो किन फैक्टर की वजह से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का हमारी फैमिली सिस्टम पे, फैमिली के फंक्शन पे, फैमिली के स्ट्रक्चर पे, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन पे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो क्योंकि फैमिली भी सोसाइटी का एक पार्ट है, उसकी एक बेसिक यूनिट है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हमारे फैमिली सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, या ज्वाइंट फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, कैसे ज्वाइंट फैमिलीज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे जो पावर स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की ज़्यादा है, तो कैसे पावर स्ट्रक्चर्स जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है और जो रिलेशन पहले डोमिनेशन पे बेस्ड होते थे अब वो कैसे कंपेनियनशिप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं फैमिली को लेके इंडिया पे, कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं, नए ट्रेंड्स हैं जो फैमिली को लेके हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो पिछले सालों में यूपीएससी या कई सारे स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए जब फैमिली से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज किया, आइए समझते हैं। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हम देखते हैं कि कई सारी नई नई मशीनों का इन्वेंशन हुआ और उन मशीनों को चलाने के लिए, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो काम पहले आदमी हाथों से करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि उसको मशीनों से किया जाने लगा। और जो बहुत पहले स्लो रोड में प्रोडक्शन होता था, कम प्रोडक्शन होता था, तो वो प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ होने लगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो
हमें उन मशीनों को चलाने के लिए नई नई स्किल सेट की ज़रूरत पड़ी। कई सारे नए इंस्टीट्यूशंस खुले जो उन स्किल्स को सिखाने का काम करते थे। तो उससे फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे क्या चेंज पड़ा? तो बिल्कुल चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? पहले फैमिली क्या करती थी, हर फैमिली में एक कोई न कोई स्किल होती थी। जैसे बाल काटने वाले जो लोग थे उनके बच्चे बाल काटना सीख लेते थे, कारपेंटर के बच्चे कारपेंटर सीख लेते थे, या और भी जितनी भी तरीके के जो भी फैमिली बिजनेस होते थे लोग उसको फैमिली से ही सीख लेते थे और आगे काम करते थे। और फैमिली यूज टू बी यूनिट ऑफ इकोनॉमिक प्लेसमेंट और हुआ करती थी। लेकिन अभी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फिर क्या हुआ कि नई नई स्किल्स को सीखने के लिए माइग्रेशन स्टार्ट हो गए। जो यंगर जनरेशन थी वो नई एजुकेशन के लिए और स्किल्स को सीखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाने लगी और उसकी वजह से फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। ओके, फिर ग्रोइंग इंडिविजुअलाइजेशन, इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब वैल्यूज़ जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में आती गई तो हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले लोग क्या करते थे, वो फैमिली के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, फैमिली सेंट्रिक हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आइडिया ऑफ लिबरलिज्म आया तो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म का बेसिक एलिमेंट यही है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में लोगों को ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए और एक पर्सन को हर तरीके से ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। और जब एक पर्सन हर तरीके से ग्रो करेगा तो फिर सोसाइटी और फैमिली सभी लोग ग्रो करेंगे। ओके, सो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम फैमिली में पूरी फैमिली को कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आते थे, फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस ज़्यादा करते थे, तो वो सैक्रिफाइसेस थोड़ा कम हो गए और अब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे और इसकी वजह से फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ओके, फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया ने भी फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज किया। कैसे चेंज किया? सोशल मीडिया, जैसे कि आज हम देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी सिग्नल अभी एक जल्दी में पॉपुलर हुआ था, ठीक है? तो इसने कैसे हमारी लाइफ को चेंज किया और इसने कैसे फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फैमिली का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इमोशनल सपोर्ट। और एक फंक्शन और क्या होता है कि एंटरटेनमेंट फंक्शन। फैमिली हमको एंटरटेन भी करती है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से यूट्यूब हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए, कई सारे जो है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। इनकी वजह से क्या हुआ कि इनकी वजह से ये हुआ कि इंटरटेनमेंट फंक्शन जो फैमिली का था उसका रोल थोड़ा कम हो गया और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसकी जगह ले ली। ओके, तो फैमिली के फंक्शन में चेंज हुआ। ओके, फिर क्या हुआ कि इमोशनल सपोर्ट। पहले जब कोई आदमी परेशान होता था तो फिर उसको सपोर्ट कौन करता था? उसको सपोर्ट उसकी फैमिली करती थी, उसका इमोशनल सपोर्ट उसकी फैमिली प्रोवाइड कराती थी, जो कि पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है कि सोशल मीडिया के आने से हमारे किन कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है, उसमें डाइवर्सिटी आ गई है। तो हम अपने इमोशन जो है अब हम अपने इमोशंस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो फैमिली पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम हुई है। तो फिर फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में सोशल मीडिया ने भी कई सारे चेंजेस लाए। फिर एक फैक्टर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एडवेंट ऑफ लव मैरिजेस। जैसे पहले हमारी इंडियन सोसाइटी का अगर एग्जांपल लें तो हमें ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस देखने को मिलती थी, जिनमें दो ऐसे लोग शादी करते थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनकी फैमिलीज आपस में बात करती थी और वो शादी कर लेते थे। तो जब हमें अरेंज मैरिजेस में ज़्यादातर देखने को मिलता था और अभी भी देखने को मिलता है कि वो हमेशा मेल डोमिनेटेड फैमिलीज बनती हैं। वैसी फैमिली जो कि हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी कि हमें पैट्रियार्कल फैमिलीज ज़्यादा देखने को मिलती थी, जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी वो मेल मेंबर लेता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंडिया में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस, इन सब चीज़ों पे जैसे जैसे बहस होने लगी और ये सब राइट्स लोगों को मिलने लगे, तो वैसे वैसे एडवेंट ऑफ जो लव मैरिजेस थी उनकी संख्या बढ़ती गई। लव मैरिजेस पहले भी होती थी, लेकिन एक सोशल प्रेशर होता था जिसकी वजह से हम लव मैरिज नहीं कर पाते थे।
फैमिली के का ऐसा स्ट्रक्चर होता था। लेकिन जब से स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया है इंडिया में, तो तब से हमें राइट टू चॉइस ज़्यादा आसान हो गई हमारे लिए। और हम देखते हैं कि ऐसे में लव मैरिजेस की संख्या बढ़ रही है। और जब लव मैरिजेस की संख्या बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जो फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता था कि मेल डोमिनेटेड फैमिली होती थी और उसमें मेल मेंबर डोमिनेट करता था, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि वो जो रिलेशंस हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो डोमिनेशन पे बेस्ड ना होके वो कंपेनियनशिप पे बेस्ड हो रहे हैं। ओके, तो फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आया। ओके, लव मैरिजेस ने फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आई। ओके, फिर माइग्रेशन हमने पीछे भी बात की थी और एक एग्जांपल लिया था कि कैसे यूपी और बिहार के लोग जब काम करने के लिए मेल मेंबर्स दिल्ली, मुंबई या जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ओरिएंटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे जाते हैं, तो कैसे फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो हमने देखा कि जो उनके घर में जो फीमेल मेंबर हैं, अब वो सारे काम करती है क्योंकि वो तो काम करने के लिए बाहर चले गए। तो वो जो फैमिली पहले मेल हेडेड फैमिली हुआ करती थी, अब वो फीमेल हेडेड फैमिली हुई, यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। तो माइग्रेशन ने फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज किया। ओके, फिर एक चीज हमें और देखने को मिलती है, ये क्या देखने को मिलती है कि जहां से उस मेंबर ने माइग्रेट किया वहां तो हमें सेक्स रेशियो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिस जगह वो माइग्रेट करके जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वहां पे हमें सेक्स रेशियो थोड़ा सा कम दिखता है। तो माइग्रेशन का ये भी एक कारण है। तो माइग्रेशन पे अगर अलग से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम यहाँ पे बता देंगे कि कैसे माइग्रेशन ने फैमिली के फंक्शनल स्ट्रक्चर को चेंज किया है, और उसके लिए हम एग्जांपल दे देंगे। एक एग्जांपल और मैंने दिया था कि साउथ इंडिया में जो केरला स्टेट है उसके मेल मेंबर जो है गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसकी वजह से भी वहाँ पे वैसे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी मीन्स जैसे जैसे स्टेट का इंटरफेरेंस हम लोगों की लाइफ में बढ़ा है, जैसे मैंने पहले बात की कि पहले सोशल कंट्रोल जो है फैमिली होती थी लोगों का, बच्चों का सोशल कंट्रोल के लिए उनको वो डिसिप्लिन सिखाती थी। लेकिन आज के समय में वो काम लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग इंस्टीट्यूशन ने लिया है, स्टेट ने वो काम अपने हाथ में ले लिया है। अब आप कोई क्राइम करोगे तो आप सीधे जेल जाओगे, अब सुलह समझौता वैसे नहीं होगा पहले जैसे होता था। ओके, तो स्टेट ने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं जिसकी वजह से फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यूपी जो एक इंडिया का स्टेट है, उसने जुलाई 2021 में एक पॉपुलेशन बिल वो लेके आई है वहाँ की योगी गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर आपको कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है लाभ नहीं मिलेगा, आप को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं। तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या करेंगे, फैमिली के फंक्शन में भी चेंज लाएंगे और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज लाएंगे। अभी हमारा एक नेबरिंग कंट्रीज है चाइना, कंट्री है चाइना। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेके आया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे श्रिंक होती गई। वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन की समस्या होने लगी, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज आए होंगे तभी ऐसी ऐसी एनोमली हुई। तो अब चाइना ने क्या किया है कि इस बाउंडेशन को उसने हटा लिया है। ओके, तो स्टेट जो अलग अलग पॉलिसीज लेके आता है तो उसकी वजह से भी फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, फिर लीगल रिफॉर्म्स हमने बात की अभी, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म की, आइडिया ऑफ फ्रीडम की, राइट टू चॉइस की बात की। इन सब चीज़ों के आने की वजह से राइट टू प्राइवेसी की बात की। तो ये कई सारे लीगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं। लीगल रिफॉर्म्स के होने से क्या हो रहा है कि वीमेन को कई सारे राइट्स मिल रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बच्चों को कई सारे राइट्स मिल रहे हैं, जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास है उसको भी कई सारे राइट्स मिल रहे हैं इन लीगल रिफॉर्म्स की वजह से। तो उसकी वजह से भी फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज आया है। अब वो जो पैट्रियार्कल फैमिलीज हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही हैं, हमें पैट्रियार्की की जो इंटेंसिटी है उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है, और वो एक जो माइंडसेट है वो भी अब हमें टूटता हुआ दिख रहा है लीगल रिफॉर्म्स की वजह से। जब इंडियन हिस्ट्री में हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम के लिए कानून बनवाया, कैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए फिर कानून बनवाया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। इन सारे एक्ट्स ने कई सारे रिफॉर्म किए
फैमिली सिस्टम में, जिसकी वजह से उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी in order to changes in family and function, families function and structure। तो हमें देखने को ये मिलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? एक तो हमने अभी ये भी बात की कि सोशल मीडिया इज आउटपुट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सोशल मीडिया की वजह से कैसे जो है हमारा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली हुआ करता था वो चेंज होके अब हमारे पीयर ग्रुप हो रहा है। हम फैमिली से अपने पीयर ग्रुप की ओर ट्रेंड कर रहे हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में। जो है आने जाने के कई सारे साधनों का विकास हुआ है। बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, हवाई जहाज है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेजी से जा सकते हैं। तो यंगर जनरेशन अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जा रही है, जिसकी वजह से फैमिली का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो रहा है। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी रोल प्ले किया है फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस के लिए। ओके, फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ वीमेन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जैसे कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो उसका डिसफंक्शन है, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो करंट फैमिली सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं वीमेन को एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइटेशन का ट्रेंड हमें देखने को मिला था। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई है, लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं और आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जैसे जैसे लोगों में इनकलकेट हो रही हैं, तो वीमेन्स को भी मौका मिल रहा है, उनका भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। वो भी कई सारे एजुकेशनल अचीवमेंट्स हो रहे हैं और हमें कई सारे नाम देखने को मिलेंगे वर्ल्ड में। एंजेला मार्केल, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल। ओके, ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसे नाम आ रहे हैं। जो निर्मला सीतारमन, ये अपने अपने फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हो रहा है? स्ट्रक्चर में ऐसे चेंज हो रहा है कि जो पैट्रियार्की है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। जैसे जैसे वीमेन एम्पावरमेंट होगा, पैट्रियार्की कमजोर होगी। पैट्रियार्की जैसे जैसे कमजोर होगी तो वैसे वैसे वीमेन को और राइट्स मिलेंगे। ओके, फिर फंक्शन में कैसे चेंज हो रहा है कि हमें देखने को मिल रहा था कि मेल मेंबर ही ब्रेड विनर हुआ करते थे, लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फीमेल मेंबर्स भी जो है वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो भी इंडिपेंडेंट हैं पैसे को लेके अपने ऊपर, तो उनके राइट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो इससे भी फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं। तो मैंने केवल इस बात पे, इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया है कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। ओके, हमने पीछे बात कर लिया है कि फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो आप पिछले लेक्चर से इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिएगा और इन पॉइंट्स को उनके साथ मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो, और कौन कौन से वो फैक्टर्स चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, तो हम इन फैक्टर्स के बेसिस पे उन चेंजेस को समझ सकेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले ही बताया कि जीएस पेपर 1 में सीधे सीधे लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाए हैं। ओके, फिर हम क्या देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली के फंक्शन में कौन कौन से चेंजेस लाए हैं। ओके, फिर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन जो फैमिली के रहे हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किन कनेक्शन ग्लोबलाइजेशन की वजह से और मजबूत हुआ है या और कमजोर हुआ है या कुछ और हुआ है। ओके, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फैमिली का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम ये सब पॉइंट्स देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है फैमिली के। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। ओके, अभी हमने बात की कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह गए
अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और उसकी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे वीक होने लगी और हमें न्यूक्लियर फैमिली नाम की एक नई फैमिली देखने को मिलने लगी, जो हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली में कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, फिर हम क्या देखने को मिलते हैं, हमें कई सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज भी देखने को मिलती है। ये तो एक बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थी जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें कई सारी और फैमिलीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड। हमने बात किया था कि सुस्मिता सेन एक सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड है। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। लिव इन रिलेशनशिप्स। ओके, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, राइट टू चॉइस है, ये हर जगह जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई सारे देश ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है, उनको लीगलाइज किया है। उसकी वजह से ये रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसमें क्या होता है कि हम लीगली हमने कोई मैरिज नहीं की है, लेकिन वो हम एक मैरिज्ड कपल की तरह साथ में रह रहे हैं। ओके, फिर हमें फीमेल हेडेड हाउस होल्ड देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसके बारे में अभी हमने माइग्रेशन में बात की। फिर हमें डुअल कैरियर फैमिलीज देखने को मिलती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फैमिली के स्ट्रक्चर पे चेंज हुआ है, और जो पावर स्ट्रक्चर पहले केवल हस्बैंड होल्ड करता था, अब उसमें वाइफ भी पार्टिसिपेट करती है। ओके, फिर सेम सेक्स कपल्स हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। LGBTQ कम्युनिटी देखने को हमें मिलती है, और कई सारे कंट्रीज जैसे डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, धीरे धीरे ये लोग सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी एक जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है फैमिली को लेके कि एक फीमेल होगा और एक मेल होगा, वो चीज़ अब टूट रहा है। ओके, तो फैमिली के स्ट्रक्चर में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, फिर क्या है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली फंक्शंस ऑफ द फैमिली। ओके, कि फंक्शन फैमिली के जो फंक्शंस हैं उन पे जो है ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज्ड फिजिकल डिस्टेंस। ओके, तो हमें फैमिली का एक जो नोशन होता है, उसका जो एक कंसेप्ट होता है कि हम सब साथ में रहेंगे, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल और नोशन है फैमिली का, तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि उस नोशन को धीरे धीरे वो कमजोर कर रहा है, और लोगों में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने से अर्बनाइजेशन बढ़ा है। ओके, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, और लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड, वो टाइज अब जो कमजोर हो रहे हैं, और जो फैमिली का एक आइडियलाइज्ड नोशन है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसकी वजह से और क्या इम्पैक्ट हो रहा है फैमिली के फंक्शन में, जो फैमिली पहले एक केयरिंग और नर्चरिंग यूनिट हुआ करती थी चिल्ड्रंस के लिए, अब वो वैसा नहीं रह गई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि डुअल कैरियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे की देख रेख के लिए अब कोई नहीं है। तो अब कई सारे कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहे हैं, जैसे बेबी सिटर का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया है कि बच्चों की देखभाल करने के लिए अलग से लोग हायर किए जाते हैं, और जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, बीमार लोग हैं, उनको उनकी जो देख रेख का काम पहले फैमिलीज किया करती थी, जो फैमिली का फंक्शन हुआ करता था, अब वो उसके लिए वो हॉस्पिटल्स पे, नर्सेस पे और अलग अलग प्राइवेट लोगों पे वो चीज़ अब डिपेंड हो गई है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के बीच की दूरियां बढ़ाई है। फिर ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स को बढ़ाया है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोगों में कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी है, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए, और वर्क फोर्स अगर केवल मेल ही रहेगा तो वो भी लिमिटेड है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे वीमेन भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से फिर वही समस्या हो रही है कि जो केयर ऑफ एज्ड पीपल विद इन फैमिली है वो डिक्लाइन कर रहा है। उसके लिए हमें ओल्ड एज होम जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पे। अगर पूछे कि जो एल्डरली पीपल हैं उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ग्लोबलाइजेशन, तो हम बता सकते हैं कि कैसे फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा है, और वीमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से जो है बच्चों और बूढ़ों का केयर करने वाला कोई बचा नहीं, जिसकी वजह से हमें ओल्ड
एज होम जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं कि जो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं उनकी देखरेख के लिए हम उनको ओल्ड एज होम भेज रहे हैं। ये एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है फैमिली के पैरेलल। तो ये फैमिली का फंक्शन हुआ करता था पहले बड़े बूढ़ों की सेवा करना, लेकिन अब वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है? फिर हमें देखने को मिल रहा है इंटरनेट मैरिजेस। ओके, इंटरनेट क्या है? एक तरीके का सिनोनिम है ग्लोबलाइजेशन का। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, बिना इंटरनेट के ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इंटरनेट आया है और इंटरनेट आने की वजह से हमें कई सारे इंटरनेट पे कई सारी मैरिज वेबसाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी। तो इनकी वजह से भी कई सारी फैमिलीज पास आ रही हैं और वो एक दूसरे से जो अरेंज मैरिज का जो ट्रेडिशन है वो अभी भी रेलिवेंट बना हुआ है इंडियन सोसाइटी में, और एक तरीके से इंटरनेट ने इसे रीइंफोर्स किया है। ओके, सो हमारे मैरिज सिस्टम पे ये इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का। जो पहले फैमिली का फंक्शन हुआ करता था अब वो इंटरनेट प्ले कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्ले कर रही है। ओके, फिर हम क्या देखने को मिलते हैं कि जो ट्रेडिशनल फैमिली एजुकेशन हुआ करती थी, जो काम पहले फैमिली का हुआ करता था, बच्चे को एजुकेट करना, उसको कुछ स्किल्स सिखाना जिसकी वजह से वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके, अपने लिए कुछ कमा सके। अब उस काम को करने के लिए कई सारे पैरेलल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और हमें अब जो फैमिली का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बिखरता हुआ दिख रहा है। ओके, फिर अगर हमें कभी भी आएगा कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का फैमिली के फंक्शन पे, तो हम इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, लेकिन बाद में हम एक पॉइंट ये भी डालेंगे कि इन सब चेंजेस होने के साथ साथ जरूर फैमिली के फंक्शंस में कमी आई है, उसमें चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं फैमिली के जो अभी रिप्लेस नहीं हो पाए हैं। हाँ, हो सकता है कि उनका प्रकार बदल गया हो। तो वो क्या है कि अभी भी प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए बच्चे फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी भी फैमिली जो है एक सोशल कंट्रोल एजेंसी की तरह बिहेव करती है। छोटे बच्चों के केस में 5 साल 6 साल 10 साल तक के बच्चों के लिए वो अभी भी एक एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल की तरह काम कर रही है। ओके, सो ये पॉइंट हमें बाद में जरूर लगाने हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे फैमिली के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को चेंज किया है। हम पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन अभी भी कुछ कई सारे ऐसे वैल्यूज हैं, कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं फैमिली के जो अभी पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का? तो सबसे बड़ा तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर हुआ करता था कि जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है फैमिली का, वही फैमिली को हेड करता है, वही जो है सारे डिसीजन लेता है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, ज्वाइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, तो उसकी वजह से अब हमें वो अथॉरिटी स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिल रहा है। ओके, फिर कई सारे मैरिटल डायनामिक्स भी चेंज हो रही हैं, पावर डिवीजन भी चेंज हो रहा है। कैसे? हमने पिछले बात की कि कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में जो डुअल करियर फैमिलीज हैं, एडवेंट ऑफ लव मैरिजेस की वजह से जो है जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। केवल मेल मेंबर ही नॉमिनेट नहीं कर रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। और फिर तीसरा कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो बढ़ा है, और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि कैसे कि जो है वैल्यूज़ जो हैं, इक्वलिटी की वैल्यू है और फ्रीडम की वैल्यू है, इसने हमारे लिए इंडिविजुअलिज्म बढ़ाया है। हम फैमिली सेंट्रिक से सेल्फ सेंट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, फिर हम कुछ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से ऐसे ट्रेंड हैं फैमिली में जो हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैरिजेज आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आल्दो हमें कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने, साइंस टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना दिया है कि मैरिजेज अब ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रही हैं। हम वेस्ट में देखते हैं कि डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग मैरिजेज के ऊपर उतना रिलाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मैरिज है हमारे यहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। हाँ, इनफैक्ट ये बात ज़रूर हुई है कि जो मैरिजेस का एज, जो पहले हम बहुत कम उम्र में शादियां हमें देखने को मिलती थी, अब वो एज बढ़ गई है। लोग
करियर में सेटल होने के बाद शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैरिजेस हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सोसाइटी में इनको बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है, और जो हम देखते हैं कि कैसे सारे रिलेशंस के लोग, सारी सोसाइटी के लोग मिलके कोई शादी करते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं। ओके, तो मैरिजेस अभी भी हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ओके, फिर एक ट्रेंड हमें अभी देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कास्टिज्म तो घटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं शादी के डायरेक्शन में कास्टिज्म को और बढ़ाया है। कैसे? टेक्नोलॉजी ने इसको रीइंफोर्स किया है, क्योंकि कई सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आ गई हैं, अभी हमने पीछे बात किया, और वहाँ पे ये ढूंढना आसान हो गया है कि हमें अपने पसंद का लड़का लड़की मिल जा रहा है, जिसकी वजह से इन मैरिजेस का ट्रेंड बढ़ा है। फिर अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? अब हमें क्लास कॉन्शियसनेस देखने को मिल रहा है इंडियन सोसाइटी में, कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास। तो लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस बढ़ी है। वो क्लास को लेके कॉन्शियस हैं। वो जब भी किसी से दोस्ती करेंगे, जब भी किसी से शादी करेंगे या और कोई रिलेशन बनाना चाहेंगे, तो वो क्लास को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और क्लास जो है आज के समय में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि जो कि पहले लोग उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। लोग लोगों की वैल्यूज़ पे ध्यान देते थे कि उनके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। लेकिन अभी हम क्लास पे प्रथम दृष्टया ज़्यादा फोकस कर रहे हैं शुरू में। ओके, फिर लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बात की कि अर्बन एरियाज़ में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, चूँकि इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफ़ी लिबरल है, और जो है वो चाह रही है कि राइट टू चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और जैसे जैसे ये आइडियोलॉजी बढ़ रही है, हमें लिव इन रिलेशनशिप अर्बन एरियाज़ में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। फिर हमें इंडिया में भी एक जो बहुत पवित्र संस्था हुआ करती थी विवाह की, एक जो हॉली इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, अब हमें वहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है, और मैरिजेस जो ब्रेकडाउन्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। डाइवोर्स केसेस लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंडियन सोसाइटी में पहले 7 जन्मों का बंधन माना जाता था शादी, वो अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इसी के नाम पे महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता था। कहा जाता है कि मैरिज लाइसेंस इज हिटिंग लाइसेंस। मेल की शादी हो गई तो उसको एक हिटिंग लाइसेंस मिल गया। जो भी महिलाओं के जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे थे, वो चुपचाप सहन कर रही थी। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे वो ऐसी मैरिजेस से बाहर निकल रही हैं, और हमें डाइवोर्स केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे हमारी जो राइट टू चॉइस का भी मामला है, कि दोनों लोगों की चॉइस एक समय के बाद बदल जाती है, तो फिर वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डाइवोर्स कर रहे हैं। उसके पीछे केवल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का ही कारण नहीं, उसके सारे पीछे और कई सारे फैक्टर्स हैं। ओके, सो हमें मैरिज ब्रेकडाउन देखने को इंडियन सोसाइटी में मिल रहे हैं, और अर्बन एरियाज में इनकी संख्या अब लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी रूरल एरियाज में तो ज़्यादा नहीं है, ये हमें देखने को मिल रहा है, रेयर है, लेकिन अर्बन एरियाज में हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंडिया में भी अब डाइवोर्स केसेस बढ़ने लगे हैं। ओके, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉइंट फैमिली हैज सेंटिमेंटल वैल्यूज। हालांकि हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट किया है, और जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली की सेंटिमेंटल वैल्यूज को कहीं ना कहीं प्रमोट ही किया है। ओके, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जब हम अपने काम के लिए किसी शहर में जाते हैं, तो वहाँ हम अपने किसी न किसी रिश्तेदार को ढूंढते हैं कि हाँ भाई, उस शहर में हमारा कौन सा रिलेटिव है, ताकि हम जो है उससे मिल सकें, उससे बात कर सकें, और वो हमारे वहाँ रहने का कुछ जुगाड़ कर सके। जैसे कि हम अभी एग्ज़ाम देने अलग अलग शहरों में जब कोई स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो तो किसी के मामा का घर है, किसी के बुआ का घर है। ओके, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों ने जॉइंट फैमिलीज की सेंटिमेंटल वैल्यूज को और ही आगे बढ़ाया है। फोन जब से आ गए हैं, सेल फोन आ गए हैं, तो फिजिकल डिस्टेंसेस तो बढ़े हैं। ओके, लेकिन जो क्वालिटी है वैल्यूज की, वो कहीं ना कहीं अभी जिंदा है।
ओके, सो वो हमें इंडिया में अभी देखने को मिल रही है कि जॉइंट फैमिली की जो सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो आज भी जिंदा है। लोग जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो गाँव पे आके मनाना चाहते हैं। जो भी शादियाँ हैं उनमें सब लोग इकट्ठे होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी भी इंडिया में अगर पूछा जाएगी कि क्या जॉइंट फैमिली की सेंटिमेंटल वैल्यूज़ खत्म हो रही हैं या खत्म हो गई हैं, तो नहीं। हालाँकि फिजिकल डिस्टेंस बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ वो बेटर ही हो रही हैं कई सारे केसेस में। तो हम कहेंगे कि जॉइंट फैमिली में भी सेंटिमेंटल वैल्यूज़ बची हुई हैं। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कि फीमेल चॉइसेस जो हैं उनको रिस्पेक्ट मिल रही है। ओके, हमने पीछे बात की कि कौन कौन से उसके लिए फैक्टर हैं। वीमेन एजुकेशन बढ़ा है, लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, स्टेट ने इंटरवेंशन किया है, जुडिशरी ने इंटरवेंशन किया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फैमिलीज जो कि वीमेन के एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती थी, अब वो सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, पैट्रियार्की कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे फीमेल चॉइसेस को भी एक्सेप्टेंस फैमिली में मिल रही है। तो हम सोसाइटी में देखते हैं कि हमें फीमेल मेंबर्स भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। और एक सीधा सा रूल है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टेंड्स टू इक्वलिटी ऑफ आउटकम। जब आप किसी को कोई अवसर ही नहीं दोगे तो उससे रिजल्ट की आप बात ही नहीं कर सकते हो। तो अभी तक हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को हम पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं दे रहे थे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे थे। तो हम उनसे रिजल्ट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो वेस्ट के कुछ आइडियाज़ हमारी तरफ भी आए हैं, जिसकी वजह से जो है हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ कुछ समय से ये सिस्टम खराब हो गया था। हालांकि एंशिएंट इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि फीमेल की चॉइसेस की उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन मिडाइवल इंडिया में हमें वीमेन के एक्सप्लॉयटेशन के एलिमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वो फिर से रिवाइव हो रहे हैं और फीमेल की चॉइसेस को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसका सोसाइटी को बेनिफिट भी मिल रहा है। फीमेल की चॉइसेस को तो हमने रिस्पेक्ट दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल अभी डोमिनेट नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर कभी ये बात आती है कि क्या इंडिया में पैट्रियार्की खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है या अंतिम सांस ले रही है, तो अभी ऐसा नहीं है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को कमजोर जरूर किया है। ओके, लेकिन पैट्रियार्की अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी जो मेल मेंबर है वो एक प्राइम रोल में होता है, डिसीजन मेकिंग में वो सबसे आगे होता है। ओके, तो अभी भी मेल मेंबर जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी वो प्रोमिनेंट है। फिर एक बात क्या हुई है कि जो एल्डर्स का रोल है सोसाइटी में वो कन्फाइंड होता चला जा रहा है और कन्फाइंड होकर केवल रिचुअल्स तक ही सीमित रह गया है। पहले क्या होता था, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था वही फैमिली को लीड करता था, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो फैमिली का ब्रेड विनर है, जो फैमिली में अर्निंग कर रहा है, जो फैमिली में काम कर रहा है, वही सारे पावर होल्ड करता है। और जो एल्डर मेंबर हैं वो चूंकि डिपेंडेंट हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो उनके उनको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता है। बस रिचुअल्स में या कुछ खास मौक़ों में ही उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ओके, सो एक चीज़ और नई उभर के सामने आई है कि राइज ऑफ फिलोसेंट्रिक अप्रोच। फिलोसेंट्रिक अप्रोच मतलब क्या होता है, ऐसी अप्रोच जिसमें बच्चों की भी चॉइसेस का ध्यान दिया जाए। पहले क्या होता था, बच्चों को कोई चॉइस नहीं थी कि भाई तुम्हें किस स्कूल में पढ़ना है, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सब उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। ओके, तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है और वैल्यूज़ लोगों में फ्रीडम की इनकलकेट हो रही हैं, तो लोग जो है बच्चों की चॉइसेस को ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा खिलौना लेना है, वो उनसे पूछ के किया जा रहा है। पहले खिलौने ला के दे दिया जाता था कि लो भाई खेलो, उनसे नहीं पूछा जाता था कि आप क्या खेलना चाहते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हमें कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि जो घर में अगर कोई नई कार आ रही है तो उसका कलर बच्चे डिसाइड कर रहे हैं। अगर घर में पेंट हो रहा है तो पेंट का कलर बच्चे डिसाइड कर रहे हैं। ओके, सो हमें इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट मिल रही है और बच्चों की चॉइसेस जो है फैमिली में जगह बना रही हैं, जो कि पहले हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता था जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली होती थी। अभी जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई हैं तो बच्चों को जो है रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई है। ओके, सो ये कुछ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स थे हमें देखने को मिला। तो आज की क्लास में हमने
ऊपर के 3 पॉइंट डिस्कस किए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने इसे फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो पिछले लेक्चर से आप देख लीजिएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या रहा है फैमिली के ऊपर। तो उसके बारे में हमने पढ़ा अलग अलग लेवल पे कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, कैसे फंक्शनल चेंजेस हुए हैं और उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। फिर हमने कुछ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स देखे इंडिया में कि कैसे अभी भी जॉइंट फैमिली की सेंटिमेंटल वैल्यूज बची हुई हैं, मैरिजेस अभी भी रिलेवेंट हैं, फीमेल की चॉइसेस को रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पैट्रियार्की पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। इन सब सारे पॉइंट्स पे हमने बात की। तो आज का डिस्कशन हम यही रोकते हैं और अगले डिस्कशन में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम ये बेसिकली हमारा जो एम होगा वो ये होगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सोसाइटी के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। उसमें हम कई सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच हमें होना चाहिए मेंस में आंसर राइटिंग का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।